In the last video lecture, we have discussed about the various objective of finance, where we have discussed in detail about the profit and the wealth maximization. In this lecture, just to have a very brief information and knowing about the objective itself, we have tried to create the difference between profit and wealth maximization so that the concept in between the two may be clear to you. डिफरेंस क्रिएट किए हैं जिससे कि आपको और समझ में आएगा कि दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। पहला देखिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ही हमने क्राइटेरिया लिया है और यहां पे कहा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फेल टू रिकॉग्नाइज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मतलब गल्ले में सुबह कितना पैसा था और गल्ले में शाम को कितना पैसा है, डिफरेंस अमाउंट को हम लोग प्रॉफिट बोल देते हैं। या हमने 2023 में पैसा लगाया, 2026 में हमारे पास पूरा पीरियड कंप्लीट हुआ, हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2023 में कितना लगाया, 26 में कितना आया, डिफरेंस अमाउंट हमारा प्रॉफिट और लॉस हो जाएगा। मतलब बीच में जो पैसे की कीमत में और उसकी वैल्यू में जो उतार चढ़ाव आया हो उसको कंसीडर नहीं करते हैं। दिस इज द ड्रॉबैक इन वी आर हैविंग इन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ इसको ओवरकम करता है कि वो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मनी या इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मनी जो बहुत रेयर है, उन दोनों को कंसीडर करता है जब वो कैलकुलेट करता है अपना प्रॉफिट। कि जो प्रॉफिट मतलब कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हुए जो बेनिफिट या इनकम या प्रॉफिट निकाली जाए उसको हम लोग वेल्थ कहते हैं। इसीलिए नैरो कहा गया है इसको और इसको ब्रॉडर कहा गया है, क्योंकि ये सिर्फ एक छोटी एस्पेक्ट को लेके चलता है, एक डेफिनेट पीरियड पे चलता है और ये एक ब्रॉडर एक कंसिस्टेंट है। This method measures the performance of the firm on the basis of earning capacity of the firm, not on the basis of net profit. That is, नेट प्रॉफिट के बेसिस पर हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं कि फर्म की परफॉर्मेंस क्या है, जबकि नेट प्रॉफिट तो अपने आप में डिस्प्यूटेड है कि वो कौन सा प्रॉफिट की बात, मतलब इस प्रॉफिट में क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कि ये नेट प्रॉफिट है। मतलब कि कंपनी के बहुत सारे और बिजनेस और इन्वेस्टमेंट, उन सबको भी इंक्लूड करता है नेट प्रॉफिट, तो दैट इज नॉट राइट। एंड दिस मेथड ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर, जबकि जो शेयर होल्डर के पास जो वेल्थ आई है आखिरी में, उसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कंपनी की वेल्थ क्या है। मतलब नेट प्रॉफिट के बेसिस, मतलब नेट प्रॉफिट के बाद हो सकता है कंपनी के पास और भी डिसीजंस हो। That means this is not the only risk. This method does not consider or does not recognize the risks that are attached to the attaining the investment goal. जबकि यहां पर हम लोग रिस्क एनालिसिस भी करते हैं कि जब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर कर रहे हैं तो पैसे की वैल्यू में जो एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन आएगा विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, उसको जब हमने कंसीडर कर लिया, दैट मीन्स रिस्क फैक्टर को भी कंसीडर किया, क्योंकि जो भी रिस्क होगा वो मनी टर्म्स में कैलकुलेटेड है और उसको हम लोग इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। इसका मतलब हमने रिस्क कंसीडर कर लिया वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। डिविडेंड पे आउट, कि हम डिविडेंड दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में डिविडेंड जैसा कोई रोल नहीं। This method does not advocate the payment of regular dividend to the shareholders. Retained earnings may be reinvested without any payment of dividend. मतलब प्रॉफिट कहता है कि भाई डिविडेंड बांटने की क्या जरूरत है, जो भी प्रॉफिट आ गया उसको फिर से री इन्वेस्ट कर दो। तो डिविडेंड पे आउट के बारे में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमारा बिल्कुल साइलेंट है, जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वो शेयर होल्डर्स को जितना डिविडेंड दिया है उसी के बेसिस पर हमने अपनी गुडविल बनाई है। डिविडेंड बांटा गया तो शेयर होल्डर्स और मार्केट में इंफॉर्मेशन जाती है कंपनी ने प्रॉफिट किया है, कंपनी अच्छी चल रही है और उससे कंपनी की गुडविल बनती है। तो डिविडेंड पे आउट इज द मेन कंसिडरेशन व्हेन वी गो फॉर द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अनक्लियरली डिफाइंड,
प्रॉफिट को डिफाइन नहीं करता है, जैसे कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये किस प्रॉफिट की बात कर रहा है। देयर आर many types of profit in the company: gross profit, net profit, operating profit, what profit before tax, after tax. It has not been clearly defined. जबकि wealth is clearly defined. There is difference of opinion among the accountant and the economist with regard to the definition of the wealth. मतलब ये एक ड्रॉबैक हम बोल सकते हैं कि वेल्थ की परिभाषा कभी कभी जो हमारे अकाउंटेंट और इकोनॉमिस्ट हैं उन दोनों की हिसाब से फर्क बैठता है। Accountant always define the wealth on the basis of amount received at the end of the year after consideration of all the aspect of wealth maximization. But economists, having a deeper concentration, they try to define on the basis of the goodwill, that how in the long run the company has achieved the name and fame, the image. On that basis they define the wealth. कि अगर हम ये कैडबरी की बात करें, आपको ध्यान होगा जो ये कैडबरी चॉकलेट्स आती हैं, इसमें एक बार कहीं पर ये रूमर फैला था, ये एक्चुअल था, आई डोंट नो, इंसेक्ट निकल आए थे, कीड़े निकल आए थे, कंपनी की सेल डिक्रीज होने लगी थी। फिर कंपनी ने इसको फिर से एडवर्टाइज किया मार्केट में एंड ब्रॉट द ब्रांड एम्बेसडर दैट इज अमिताभ बच्चन टू प्रमोट द प्रोडक्ट इन द मार्केट। और धीमे धीमे स्लोली एंड ग्रेजुअली लोगों के दिमाग से वो डर हट गया, बिकॉज अमिताभ बच्चन वाज ट्राइंग टू प्रमोट द प्रोडक्ट, so they thought the product is good, and again the product has rise to its highest point. तो goodwill बनाना होता है अपनी। And lastly we can say that this method is not giving any importance to the earning per share or dividend per share. EPS is earning per share and DPS is dividend per share. कि कितना पैसा हमने पर शेयर कमाया और कितना पैसा हमने डिविडेंड दिया। This method, that is profit maximization, is not recognizing. But under the wealth maximization, we know that what is the present value, what is the earning per share, what is the dividend per share. इन सबका इम्पैक्ट हम लोग अपने वेल्थ पे देखते हैं और शेयर होल्डर्स की माइंडसेट पे देखते हैं कि अगर डिविडेंड बांटा गया तो शेयर होल्डर्स क्या कहता है, डिविडेंड नहीं बांटा गया तो शेयर होल्डर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो इन दिस वे आई होप it is very much clear that what is the difference between profit maximization and wealth maximization, and these are the two main objective of any finance manager who is working for the benefit of the company. इसके अलावा और भी ऑब्जेक्टिव्स आप बोल सकते हैं, जैसे कि हम कहें कि सेल्स मैक्सिमाइजेशन, sales maximization, that can also be one of the benefit. But basically sales को मैक्सिमाइज करने का काम जो होता है वो एक तरह से मार्केटिंग डिपार्टमेंट का होता है, लेकिन many inputs are provided by the finance department also. Growth maximization, that can also be the objective. Growth maximization is also the objective of the company itself. Then we can say maximization of ROI, that is return on investment. This is also one of the objective. मतलब ये सारे ऑब्जेक्टिव ऐसे हैं कि जो कॉमन है, चाहे वो मार्केटिंग का हो, चाहे फाइनेंस का हो, चाहे एचआर का हो, चाहे प्रोडक्शन का हो, हर मैनेजर जो कंपनी से कनेक्टेड है वो इन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखता है कि सेल को बढ़ाना है, कंपनी की ग्रोथ को बढ़ाना है, रिटर्न को मैक्सिमाइज करना है, या फिर आखिरी में एक और कह सकते हैं हम लोग सोशल ऑब्जेक्टिव, राइट। तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरह से कि हमको ये देखना है कि सोसाइटी हमारे बारे में क्या कह रही है, what the society is saying regarding me, that is also supposed to be considered here.
सो इन दिस वे मीन्स, क्योंकि सोसाइटी अगर बढ़िया इनपुट नहीं रखेगी, बढ़िया इमेज नहीं रखेगी, बिकॉज सोसाइटी इज व्हाट, दे आर द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स ऑफ द कंपनी इटसेल्फ। तो हमको ये भी ध्यान रखना है दैट अवर सोशल अपलिफ्टमेंट, आप आजकल हम लोग देखते ही हैं कि सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करते हैं, दैट व्हाट इज द बेनिफिट दैट वी आर गिविंग टू द सोसाइटी एंड व्हाट इज द कॉस्ट दैट इज बीइंग इनकर्ड टू द society. So social maximization is also one of the important objective of the firm, right? So I hope in this lecture you must have clearly understood that what are the main objective of finance. So thank you all of you.